निहार मुंह पीते हैं। हाँ जी। सर वो क्यों इतना इफेक्ट लिए ये होता है कि उनका वेट लूज हो जाए, कुछ होता है कि उनकी बॉडी पे इफेक्ट होता है, वो मतलब फूलने लग जाता है या कोई उनको डिजीज वगैरह हो जाती है, ये क्या है, क्यों होता है ऐसा? आपका क्वेश्चन चूंकि ठीक है, आपने ऑब्जेक्शन के से बात की, लेकिन याद रखिएगा कि कुछ चीजें होती हैं जनरल प्रिंसिपल और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रिंसिपल नहीं होता बल्कि वो वेरी करती हैं। याद रखिए कि जो फूड हैबिट है, खाना पीना और इस तरह की चीजें होती हैं, इसमें कुछ चीजें जनरल प्रिंसिपल है, लेकिन जो सवाल आपने उठाया है कि सुबह सुबह पानी पीना, याद रखिए कि आपने सुना होगा बहुत से लोग कहते हैं सुबह उठ के 4 गिलास पानी पीना चाहिए, कुछ लोग ये स्टेटमेंट देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि पानी गर्म होना चाहिए, और जबकि कुछ लोग गर्म पानी नहीं पीते हैं। उसकी रीजन याद रखिए कि ये पूरी दुनिया पे सेम अप्लाई नहीं हो सकता है। ये एक जो चीज है कि पानी से उठ के पीना चाहिए, आप इस चीज को सारी दुनिया में अप्लाई नहीं कर सकते। अब उसकी वजह करने लगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उसका जवाब भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। गर्म इलाकों में जहाँ गर्मी ज्यादा होती है, जहाँ ज्यादा पसीना आता है, वहां पे इंसानों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, उनको ज्यादा पानी पीना चाहिए। फिर सुन लें, गर्म इलाकों में जहाँ ज्यादा गर्मी है, वहां पे धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, ज्यादा पसीना आ रहा होता है, थोड़ा सा भी काम करेंगे पसीना आएगा, बॉडी में पानी की कमी होगी, वहां पे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ये पहला पॉइंट है। और उनको दोबारा सुबह उठ के भी पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप रात को अपने पानी पिया था, उसके बाद आप 8 घंटे पर उसके लेटे रहे हैं, सोए रहे हैं 10 घंटे, तो बॉडी में पानी की कमी हो चुकी है। पानी तो रिक्वायर्ड है बॉडी में, वो वहां पे हो गया ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट। पहला इसका उलट करना है। एक बंदा फर्स्ट कीजिए वहां पे है इस वक्त कुतुब जुनूबी पे, अंटार्कटिका में, किसी वहां पे ज्यादा साइंटिस्ट रह रहे हैं सिर्फ रिसर्च के लिए, या ऐसे ही नॉर्थ पोल पे कुछ लोग रिसर्च के लिए मौजूद हैं। फर्स्ट कीजिए ऐसे ही बता, आपको ग्रीनलैंड के इंतहाई शुमारी इलाकों में है या अलास्का में, मैंने जिन जगहों का नाम लिया सब बहुत ठंडे इलाके। अगर वहां पे आप एक बंदे को सुबह सुबह उठा के 4 गिलास पानी पिला दें, तो उसके बाद क्या होगा सोचिए। उसके लिए पानी इंतहाई खतरनाक साबित होगा उस इलाके में। उस बंदे के लिए ये पानी ठंडे इलाकों में इंतहाई खतरनाक हो जाएगा। अब अगला पॉइंट देखिए, आपने गर्म पानी का नाम लिया। मैं चाइना की मिसाल लेता हूँ। चाइना में लोगों की मेजॉरिटी रूटीन में गर्म पानी पीती है, वो ठंडा पानी पीती नहीं। गर्म पानी नहीं, उबलता हुआ पानी, नीम गर्म पानी जो एग्रीबल। जैसे आप चाय पहले बनाते हैं, चाय काफी गर्म होती है, कुछ लोग बहुत गर्म पी लेते हैं, कुछ लोग वेट करते हैं और जब पीने का होता है फिर पीते हैं। ऐसे वहां पे पानी पी जाता है। रीजन ये है कि उनका इलाका ठंडा इलाका है, वहां पे ठंडा पानी ज्यादा नुकसान है। फिक्र पर गौर कीजिएगा, वहां पे ठंडा पानी ज्यादा नुकसानदेह है, इसलिए वो नीम गर्म पानी पीते हैं जो उनके लिए फायदा मंद है। हमारे यहाँ एक आम कंसेप्ट है कि जी चाय पी के जिसम में एनर्जी आ जाती है, चाय पी के जिसम में एनर्जी आ जाती है। इस पे आगे भी डिटेल भी आएंगे, लेकिन नोट कीजिए, आप चाय की बजाय अगर सिर्फ गर्म दूध पी लें तो वो भी वैसे ही होगा जैसे चाय पीने से हो रहा है। अगर ये दोनों नहीं, आप जस्ट गर्म पानी पी लें तो आपको गर्म पानी पी के वैसे ही महसूस होगा जैसे चाय पी के महसूस होता है। ये इसलिए हो रहा है कि चाय या दूध जब आप गर्म पी रहे हैं तो वो बॉडी में जाके बॉडी को वार्म कर देगा। देखिए, नट्स से तंग कर रहे हैं, और ये चूंकि बताइए, मैं जब बात कर रहा था कहाँ तक बात पहुंची थी, जब ये गायब हुआ है जो आपने आखिरी फिक्र सर क्या आप सुना था? चाइना की बात कर रहे थे। अच्छा, चाइना की ये बात की थी कि वहां पे लोग गर्म पानी पीते हैं, ये बात हुई, याद रखिए। अब चाइना जो कि ठंडा इलाका है, वहां पे उनके लिहाज से वो नीम गर्म पानी में पी रहे, अगर वो ठंडा पानी पिए तो वो उनको नुकसान देगा। अगर किसी गर्म इलाके में भी बहुत ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे वो भी नुकसान देगा। तो पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं गर्म इलाकों में। सर मैंने खाली पेट पानी जी, पीने का के वो बारे में। वो जिस टाइम में पिएंगे वो एक ही फैक्टर उसका, सो पिएंगे या बाद में पिएंगे, उसका थोड़ा सा रिकमेंड करता हूँ। खाली पेट ही नहीं, बल्कि सेम हर जगह, असूल हर जगह पे सेम रहेगा। आप खाली पेट पी रहे हैं या बाद में पी रहे हैं। और हमारे यहाँ एक और भी प्रॉब्लम है, बल्कि एक ही नहीं, एक ज्यादा प्रॉब्लम 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 है। बहुत से लोग एक फिक्रा बनाते हैं, स्टेटमेंट तो कहते हैं जी ये फलां हदीस में लिखा हुआ है, या फलां बुजुर्ग ने ये कहा है, हजरत अली ने ये कहा है। इस तरह के स्टेटमेंट हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं।
उनमें से 99% बातें झूठ होती हैं। वो जो बंदे बात कर रहे होते हैं कि जी ये फलां जगह पे ऐसे है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि ये सोर्स क्या है, खाली उनके स्टेटमेंट हवा में मौजूद होते हैं। अब उनमें से स्टेटमेंट है जी खाने से पहले पानी पीना है, खाने के दरमियान या खाने के बाद पानी ना पीना। इसकी कोई असल नहीं है, इसका हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। मे भी किसी हकीम ने कहा हो, लेकिन हकीमों की भी आधी बातें गलत होती हैं। ये जो आपकी जो बात हो रही थी एक अपने खाता सुबह के टाइम, याद रखिए जब आप खाली पेट कोई चीज यूज करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आप खाली पेट पानी पी रहे हैं तो उसका असर ज्यादा होगा। अगर आप खाना खाने के बाद पानी पी रहे हैं उसका वो असर नहीं होगा, क्योंकि वो खाने के अंदर मिक्स हो जाएगा। आपने खाना खा लिया, ऊपर से पानी पी लिया, वो पानी खाने के अंदर मिक्स हो जाएगा। अगर पेट खाली है तो वो पानी, अगर आप खाली पानी पी रहे हैं, वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और यूटिलाइज भी हो जाएगा। वो उसकी ये वजह होती है खाली पेट के लिहाज से। लेकिन उसमें ये कहना कि हर बंदे के ऊपर उसका सेम इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं। उसकी रीज़न ये है कि मुख्तलिफ अफराद एज के लिहाज से, सेक्स के लिहाज से, अपनी बॉडी की बिल्ड के लिहाज से उनमें डिफरेंसेस होते हैं। जेनेटिक डिफरेंसेस हैं हर बंदे के अंदर। हर बंदे के लिए एक ही चीज़ सूटेबल नहीं हो सकती। कुछ बंदे कहते हैं जी ये खा लें, ये हो जाएगा, ये खा लें, ऐसा नहीं है। ये इंडिविजुअलिटी पे बेस करता है। हर किस्म के लोगों के लिए एक ही चीज़ ठीक नहीं हो सकती। जी आपका जवाब क्लियर हो गया जी? जी सर। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन दो। ये आप लोगों ने जो अटेंडेंस आपने मार्क कर ली थी इससे पहले? आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली हुई है? जी सर की है। ये मेरे पास से चूंकि मुझे जूम गायब हुआ है, मुझे लगता है कहीं अटेंडेंस सारी गायब ना हो चुकी है, मुझे फाइल चेक करनी पड़ेगी। चलो मैम देखा जाएगा। बेहतर ये है कि आप एक बार फिर मार्क कर लें, क्योंकि मुझे चैट में सिर्फ एक बच्चे का नाम मिल रहा है और वो है मदर से पहले कौन सर है? हमारे पास है, अच्छा आपके पास हम सेव है? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलो ठीक है, लेकिन वो मेरे पास चूंकि मैं इसको रिकॉर्ड में सेव रखता हूँ, और ये पिछले उसमें भी कुछ मसला बना है जब मैंने सेव किए थे, वो शुरू में कई बार नेट किया जाता रहा है तो वो सेव नहीं हुई है कुछ चीज़ें। चलो वेल देखा जाएगा। जी कल हम लोगों ने आपको जो टॉपिक दिया था वो था ग्रोथ कर्व। आपने किस हद तक उसको डिस्कस किया? मैंने कुछ चीज़ें आपकी सुनी, कुछ जगहों पर मैंने उसमें प्रिपेयर किया। आपके हाल में वो कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया? उसमें मजीद किसी रिसेशन की जरूरत तो नहीं? अगर है तो मुझे बता दीजिए। और अभी आज फिर 24 बच्चे हैं क्लास में, सिर्फ बाकी के दिन। चलें आप ऐसा करिए, एक बार हाजिर फिर लगाएगा, एक बार फिर अटेंडेंस मार्क करेंगे। जी सवाल का जवाब भी दे दीजिए साथ कि क्या जो टॉपिक डिस्कस हो गया डिस्कशन से इनफ हो गया, इसमें कोई चीज़, कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया किसी का, कोई पॉइंट जो क्लियर ना रहा हो, क्लियर ना हुआ? सर कंटिन्यूस ग्रोथ को जरा बता दें। कॉन्टिन्यूस ग्रोथ का लफ्ज़ ये बुक ने इस्तेमाल किया है जैसे आपने पूछा? सर ये टाइप्स ऑफ ग्रोथ में आया हुआ है। आगे जाके ग्रोथ कर्व के लिहाज से या उसके आगे जाके कहीं पर? क्योंकि आपकी डिपेंड है आपकी बुक में इसको सर कहाँ से ग्रोथ कर ग्रोथ कर्व के सर अंदर ही ग्रोथ कर के आगे है सेपरेट, सेपरेट। ठीक है चलें। उसकी और टाइप्स कुछ? हैं ये सर। चलें ठीक है, नोट कीजिएगा, थोड़ा सा दोबारा गौर कीजिए इस बात पे कि आप जिस जगह पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अगर आपने एक पेरिश में ग्रो किया हुआ है वहां पे कंडीशन कुछ और होगी। अगर आप नेचर में ग्रोथ की बात कर रहे हैं वहां पे कंडीशन कुछ और होगी। अगर आप इंडस्ट्री में वेक्टर की ग्रोथ बात कर रहे हैं तो वहां पे डिफरेंट चीज हो जाएगी। तीनों में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। क्यों आएगा? कंडीशंस की वजह से। याद रखिएगा नेचर में बैक्टीरिया बड़े आराम आराम से स्लोली स्लोली ग्रो करते हैं, क्योंकि वहां पे लिमिटिंग रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं। जबकि जब इंडस्ट्रियल पैमाने पे आप ग्रो कर रहे होते हैं बैक्टीरिया को, तो उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो चुकी होती है। इंडस्ट्रियल पैमाने पे ग्रोथ
बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और उसके लिए आप उनको जो वजह क्या है, क्योंकि आपने उनको बहुत ज़्यादा फूड और 100% आर्डल कंडीशन पर की होती है। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री लगाए हुए हैं उसने प्रॉफिट हासिल करनी है और प्रॉफिट हासिल करनी है, उसको तो मुसलसल वो काम लेगा तो बात बनेगी, उसको ज़्यादा पैसे कमा सकेगा। अब वहाँ पे कॉन्टिन्यूस ग्रोथ जो है वो हो रही होती है। और उसमें भी एक लफ्ज़ जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद रहा, वह लफ्ज़ है इसको बैच कहते हैं, कंटिन्यूस बैच। या यूँ समझिए कि दो तरीके हैं। एक ये होता है कि आपने सब कुछ डाल दिया और प्रोसेस शुरू करा दिया, जब मुकम्मल हो गया उसको बंद कर दिया और कुछ टाइम के लिए रिएक्शन बंद रहेगा। एक ये तरीका होता है, ये डिसकंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस ये है कि मशीन को ऐसे डिज़ाइन किया गया होता है कि मुसलसल इनलेट से ऑक्सीजन आ रही है, फूड आ रही है, जो रिक्वायरमेंट है उनकी वो आ रही है, पीएच को मेंटेन किया जा रहा है। और दूसरी तरफ से उसमें से जो वेस्ट है, जो स्पेंड मीडिया है उसको निकाल रहे हैं, और जो प्रोडक्ट है उसको भी ऑब्टेन करते जा रहे हैं। वहाँ पे 100% कॉन्टिन्यूस ग्रोथ हो रही होती है और बड़े फास्ट पैमाने पे हो रही होती है। नेचर में अगर कंडीशन नॉर्मल हो तो ग्रोथ होगी तो कंटिन्यूस, लेकिन फास्ट नहीं होगी, स्लो होगी। और अगर एनवायरनमेंट में चेंज आ जाती है, चेंज मसलन कर कीजिए, गर्मी का मौसम है, अचानक बादल हो गए, बादल हो गए हैं तो रोशनी कम हो गई है, रोशनी कम, अगर बारिश होना शुरू हो गया पानी ज़्यादा हो गया, रोशनी कम हो गई। अब जस्ट एक ही दिन में बहुत सारा फर्क पड़ सकता है एनवायरनमेंट पे, इसका ऑब्जर्व भी पॉसिबल है। और उस तरह से ग्रोथ इफेक्ट है। इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो ग्रोथ कर्व आपने पढ़ी है उसकी जो डायग्राम्स, मिसाल के तौर पर ये जो पेल्जर अगर आपके पास मौजूद है, पेल्जर ने 120 पेज पे जो डायग्राम दी हुई है जी, जिसका नंबर है 7.6, इसकी तकरीबन सारी लाइन स्ट्रेट लाइन है। चेक कीजिए, गौर से देखिएगा, इसमें ए बी सी डी 4 सेक्शन दिखाए हुए हैं। मैं पेल्जर 120 की बात कर रहा हूँ, फिगर 7.6। इसकी चारों फेजेस हैं जिनको आपने लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज या एक्सप्रेशन फेज और डेथ फेज के नाम से पढ़ा हुआ है। ये सब की सब चीज़ें ये 100% प्रैक्टिकल नहीं है, ये 100% दुरुस्त नहीं है। सोचिए क्या वजह होगी। इसके तमाम लाइन स्ट्रेट लाइन है, नेचर में लाइन स्ट्रेट नहीं होती है जैसे यहाँ बनी हुई। क्या क्या रीजन है इसकी, क्या वजूहत हो सकती है? अगर आप कहें तो मैं इसकी एक और ग्रुप कर आपको बना के बता दूँ कि एक्चुअल ग्रोथ कर्व कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है। डू यू नो इट? किसी के नॉलेज में हो? सर बेल शेप बनेगा, थोड़ा सा ऊपर से स्ट्रेट रखने के बाद बाकी बेल शेप आएगा। जी, आपका जवाब ठीक है, लेकिन जो डायग्राम मैं ड्रा करने लगा हूँ उसको देख लीजिएगा। आई एम गोइंग टू ड्रा डायग्राम। अभी ये डायग्राम वहाँ तक पहुँचेगी तो फिर आप देख लीजिएगा कि क्या फर्क है इसमें। जी, मैं डायग्राम ड्रा करने लगा हूँ जी। इसमें वो एक्सेस भी हो सकते हैं, एक्सेस दिखाए जा सकते हैं, एक्सेस ना भी दिखाए जाए, ये कुछ के माउस के साथ चीज़ों को बनाना ज़रा मुश्किल होता है। बहरहाल अब आपने मेरी डायग्राम को देखना, ये थोड़ा बहुत वो माउस का डिफरेंस आ गया, लेकिन बहरहाल चेक कीजिए, मैंने आपके सामने ग्रोथ कर जी सर, हमने ये वाली पढ़ी हुई है। हाँ जी, अब देखिए कि इसमें उसमें खासा डिफरेंस है, इसमें और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और उसकी रीज़न ये है कि जो डायग्राम आपके पास है, आपने जो ग्रोथ कर्व से पहले जो मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ी है, वो इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, मैथमेटिक्स के लिहाज से वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें खामी है। किसी ने नोट किया क्या खामी है इक्वेशंस के अंदर, तमाम इक्वेशंस के अंदर? जी, कोई नोट किया हो किसी ने? सर जी इसके अंदर जी जी, आपने अगर वो सारी की सारी इक्वेशन जो देखी हैं, जो ग्रोथ कर्व के लिहाज से हैं, टाइम के लिहाज से हैं, लॉगरिथमिक ग्रोथ के लिहाज से, उनमें क्या खामी है जो कि उस डायग्राम, उसी के बेस पे वो खामी डायग्राम के अंदर आती है। और ये जो मैंने बनाई है ये ज़्यादा नेचुरल डायग्राम है, जो मैंने ड्रा की है ये ज़्यादा नेचुरल है। अब रीज़न बताइए क्या वजह है?
इसका मतलब आप लोगों ने उसको जस्ट पढ़ा है और गौर से नहीं पढ़ा। सर इक्वेशंस तो हमने डिस्कस ही नहीं की थी। क्यों? उसका हिस्सा थे। इक्वेशन वाज पार्ट ऑफ ग्रोथ कर्व। चले अगर उसमें इक्वेशन की फॉर्मेशन नहीं तो कम से कम इक्वेशन जो है ना, एक दो इक्वेशंस की जनरल दी गई है कि जी ग्रोथ किस रफ्तार से हो रही है वो, और उसकी डेरिवेशन आपके लिए जरूरी नहीं है क्योंकि डेरिवेशन मेरा नहीं ख्याल है कि आ सकती है या आएगी पेपर में। जी क्वेश्चन देखे हुए आप लोगों ने समिया या भी और किसी ने क्वेश्चन चेक किया? कोई जी सर, बस 2 ही क्वेश्चंस आए थे। कोई इस तरह का क्वेश्चन, इतना डीप क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ कोई? नो सर, जनरली है जी, क्योंकि जो स्टाइल है उसका वो उसी लिहाज से सॉल्व किए जा रहे होते हैं, इतनी डीप डिटेल में कोई भी जो है वो सॉल्व नहीं पूछ रहा था। लेकिन चलें आप सुन लीजिए, जिसकी रीज़न ये है, याद रखिए कि जब ये इक्वेशन ड्राइव की जा रही है, जो इक्वेशन आपने देखी हुई है उसमें सिर्फ ये हो रहा है कि 1 से 2 बैक्टीरिया हो गए हैं, 2 से 4 हो गए हैं, 4 से 8 हो गए हैं, 8 से 16, और वो उसने ग्रोथ कर्व बना के आपको दिखा दी है। अब दोबारा गौर कीजिएगा, जिस वक्त बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, बहुत से हो गए हैं, सारे के सारे दाने बचते हैं, उनमें से कुछ मर जाते हैं। नेचर में बहुत से बैक्टीरिया मर भी तो रहे होते हैं, पैदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। इसका मतलब है वो जो डायग्राम दिखाई गई है स्ट्रेट लाइंस की शक्ल में, नेचुरली ऐसा नहीं होता है। नेचुरली ऐसे होना चाहिए जैसे ये आपके सामने जो मैं इसको दोबारा फॉलो कर रहा हूँ, तब उसको देखिएगा। ये बनी तो हाथ से, ये गड़बड़ है इसमें। ये इसमें देखिए स्मूथली कर्व हो रही है, ऐसे यहाँ पे एक बार फिर जाके कर्व हो रही है, यहाँ पे फिर जाके कर्व हो रही है। इसको नीचे को जाना था तो थोड़ा सा हाथ आगे को चला गया, राइट साइड चला गया। पर ये है जी वो रीजन कि नेचुरली ग्रोथ कुछ यूँ होनी चाहिए जैसे यहाँ दिखाई गई। जो उसने दिखाई हुई है वो आइडियलाइज्ड है, वो नेचुरल नहीं। पर ये था जी ग्रोथ कर्व के हवाले से छोटे छोटे बहुत से पॉइंट्स। और इसमें जो कैलकुलेशंस में दी हुई हैं कि हम टाइम कैलकुलेट करें जनरेशन काउंट के, उसमें फिर याद रखिएगा ये बात मैंने कल भी पॉइंट आउट किया था, किसी के उस क्वेश्चन था गालबन, कि चूंकि जब ये ग्रोथ हो रही है, अगर आपने सिंगल बैक्टीरिया से शुरू किया है तो कुछ अरसे तक 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे होगा। लेकिन उसके बाद कुछ फर्क आना शुरू हो जाएगा। कुछ बैक्टीरिया टाइम से कुछ पहले और कुछ बैक्टीरिया उस टाइम के कुछ बाद ग्रो करना शुरू कर देंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर आपकी ग्रोथ सिंक्रोनस नहीं रहेगी, एसिंक्रोनस हो जाएगी। और ये आपके पास एक डायग्राम भी है, अगर आप उस डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं तो देखिए ये डायग्राम कर्सर के पेज नंबर 1, 2, 3 पे गौर कीजिएगा। इसमें नोट करें कि जहाँ पे इसने पहला स्टेप दिखाया हुआ है, पहले स्टेप के ऊपर बैक्टीरिया इस टाइम पे डबल हुए, इसने लॉग नंबर दिया हुआ है और फिर टाइम दिया हुआ है। जनरेशन टाइम, हर जनरेशन टाइम के ऊपर ये दुगने होने चाहिए। लेकिन जब आप आगे जाके देखते हैं तो वो जो कर्व थी, जो स्टेप बन रहे थे, वो स्टेप जरा कम होना शुरू हो गया और वो कर्व होना शुरू हो गए, और इससे जाएगी कि लगेगा जैसे वो कर्व खत्म हो गया। ये उसी रीजन से है कि कुछ टाइम के बाद वो जो सिंक्रोनस ग्रोथ थी वो सिंक्रोनस नहीं रहती है, वो एसिंक्रोनस होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से जो स्टेप्स हैं वो गायब हो जाते हैं जी। और कोई पॉइंट जी जो आप डिस्कस करना चाहते हो, जो आपने और से कल डिस्कस ना किया हो? चलिए, एक टेबल था उसमें पेज नंबर 121 पे, वो डिस्कस हुआ कि नहीं हुआ? 121 पे टेबल था 7.1 जनरेशन टाइम ऑफ सेवरल स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। ये एमसीक्यूज के हवाले से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई एग्जामिनर एमसीक्यू में इस तरह की कुछ चीज पूछते हैं। टेम्परेचर दिया गया है 37, मीडियम बताया हुआ है, फ्लॉ मीडियम है, और जनरेशन टाइम मिनट्स के अंदर दिया हुआ है। चेक किएगा कि ई कोलाई के लिए इट इज 12.5। आप रूटीन में पढ़ते हैं कि 20 मिनट्स, या फिर 20 मिनट जो है वो आइडियल टाइम है मेजॉरिटी के लिहाज से। लेकिन यहाँ पर स्पीशीज का डिफरेंस है। मिल्क में ई कोलाई की ग्रोथ बहुत तेज होती है और दिस 12.5 में 1 से 2। बैसिलस थर्मोफिलस 55 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ब्रॉथ के अंदर 18.3 मिनट टाइम है, और जबकि ई कोलाई का ब्रॉथ में टाइम 17 मिनट है। मिल्क और ब्रॉथ में डिफरेंस आपने नोट करना है, नोट कीजिए।
स्ट्रेप्टोबैसिलस लैक्टिस मिल्क में 26 है, जबकि लैक्टोज ब्रॉथ में 48 है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस 27 से 30% है। बैसिलस माइकार्ड्स जो है ब्रॉथ में 28%, और ऐसे आगे जाएंगे तो ये है जी कहीं पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस सिंथेटिक जो है 37 पे 792 से 932 मिनट्स, इन मिनट्स के घंटे बनाए। तो माइकोबैक्टीरियम टीबी के जो बैक्टीरिया हैं बहुत स्लो ग्रोथ शो कर रही है। वजह टीबी नेचर में भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता ही फैलती है, बहुत टाइम लगता है टीबी के इलाज। लोग सारी जिंदगी स्वीट पीते रहते हैं, उन जब तक जिस्म स्ट्रॉन्ग होता है तब तक टीबी का बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं, और जब जिस्म कमजोर होना शुरू होता है किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से, तो फिर उस वक्त तो मैंने बीमारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से। आपने सुना होगा और तब किया होगा इस बात पे, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपके इसके लिहाज से ये वाला, जो कि आजकल के दौर की बात मैं कर रहा हूँ। आपने डेफिनेटली ये बात सुनी होगी कि जो बूढ़े लोग हैं और खासतौर पर जो बीमार लोग हैं, और उनमें भी सबसे ज़्यादा वो लोग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मरीज हैं, दमा के मरीज हैं, टीबी के मरीज हैं, ब्रोंकाइटिस के मरीज हैं, उनके लिए कोरोना ज़्यादा खतरनाक क्यों? ये जो चीज़ें हैं जिनका जिक्र किया है डिजीज, ये लंग्स को डैमेज, सिगरेट नोशी लंग्स को डैमेज कर देती है, और जब लंग डैमेज हो जाए तो फिर अदर डिजीज के लिए उस पर अटैक करना बहुत आसान हो जाता है। बल ये जो फिर देखा यहाँ पे कि ट्यूबरक्लोसिस एज के साथ इम्यूनिटी भी तो कम होना शुरू हो जाती है ना सर, इम्यूनिटी इम्यूनिटी नहीं एज के साथ साथ अभी चूंकि आप लोग इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, और अभी आप अल्लाह की नेमतों की ना तो कदर करते हैं और मेरा ख्याल में शुक्र भी नहीं करते। ये आपका मतलब ये नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। इंसान अल्लाह से डरते नहीं है, पहली चीज़, अल्लाह की नेमतों की ना तो कदर करते हैं और ना उनका शुक्र करते हैं, और हर बंदा अपने आप को पुण्य खां समझता है, हालांकि ऐसा नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य खां अमेरिका का, और आपने देख लिया है कि वो छोटे से कोरोना में जो इलेक्ट्रॉन व्हाट्सएप से नजर आता है क्या किया है, देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने, नोट किया चीज को? दुनिया की 5 बड़ी सुपर पावर में से 3 सुपर पावर्स का दोबारा करके रख दिया है एक छोटे से कोरोना वायरस। जी ये एक और नाम है जी ट्रिपोनीमिया पैलेडियम। ये इसका तो बहुत ही स्लो है, रैबिट टेस्टिस में ग्रो पाया जा रहा है इसको, और 1980 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम लेके ये डुप्लीकेट हो रहा है। बहरहाल ये जनरेशन टाइम वेरी कर रहा है मुख्तलिफ हालात में। अभी यहाँ पे टेम्परेचर मोस्टली सेम रखा है स्वायत्त थर्मोकूलर्स के, टेम्परेचर चेंज करने से, अदर कंडीशन चेंज करने से ये सब कुछ चेंज होता है। बल्कि ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, इक्वेशंस को भी एमसीक्यूज के लिए आप जरूर देख लीजिए। जी आप लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था, किस पेज तक डिस्कस किया था? सर कंटिन्यूअस ग्रोथ को डिस्कस कर रहे थे, इसमें कीमोस्टैट और टर्बिडोस्टैट की डिस्कशन चल रही थी, फिर उसके बाद मीटिंग एंड हो गई थी। तो इसमें हम डायग्राम इसका मतलब हो गया कि नेक्स्ट टॉपिक वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, नेक्स्ट मेथड, क्योंकि ये जो कॉन्टिन्यूअस कल्चर है, ये क्वेश्चन आया हुआ कि नहीं जी? ये दो बच्चे जी, उमर या समिया, सर ये लॉन्ग में आया हुआ है। यस सर, लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे स्पेसिफिकली किसी ग्रोथ का नहीं पूछा हुआ, बस एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रोथ कर्व्स के बारे में बयान करें। जी वो तो एक क्वेश्चन हो गया, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन? सर यही दो क्वेश्चन है, एक yes, तो ग्रोथ कर्व अलग से है ना, हाँ जी, दूसरा ये कंटिन्यूअस कल्चर का है, उसमें टर्बोस्टैट और ये कीमोस्टैट का डिफरेंस उन्होंने पूछा हुआ है। चलो ठीक हो गया। और कल आपने इसको डिस्कस कंप्लीट किया है कुछ हद तक, किस हद तक किया है? ना सर कंप्लीटली नहीं था हुआ ये। चलो ठीक हो गया। क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अब जो कि मुझे सिर्फ जी जी, ये कौन कह रहा था, क्या कह रहा था? सिर्फ और सिर्फ की समझाइए मुझे सिर्फ। चलिए अंदर आपने सबसे पहले उस डायग्राम को देखना है।
कॉर्डिनेट कैलकुलेशन बैक्टीरिया के लिए एक सिस्टम दिया गया हुआ है, उस सिस्टम पे वर्क कीजिए। याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दोबारा गौर कर लीजिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि 100% वो ऐसे होगा जैसे यहाँ नजर आ रहा है। ये जस्ट डायग्राम है, इट इज जस्ट डायग्राम। डायग्राम में हकीकत में बात कर काफी फर्क मौजूद होता है। ये जस्ट उसका मॉडल है कि उसमें क्या कुछ है, उसको कैसे प्लेस किया गया है और चीजें कैसे इंटररिलेटेड है। मिसाल के तौर पर सबसे ऊपर एयर फिल्टर, इसका मकसद है कि आपने जो एयर प्रोवाइड करनी है वो फिल्टर्ड होनी चाहिए, उसमें कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। फिल्टर्ड का मकसद क्या है? देयर शुड बी नो कंटेमिनेशन। अगर कंटेमिनेशन होगी तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। चूंकि आप एक वक्त में किसी एक चीज को स्टडी कर सकते हैं, आप सब चीजों को इकट्ठा स्टडी नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट। सेकंड, स्टीराइल मीडियम रिजर्वायर, यहाँ पे आपका मीडियम रिजर्वायर मौजूद है। स्टीराइल क्योंकि आपने खुद उसको बना के रख लिया हुआ है पहले से, और ऊपर से आप एयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि उसको रिक्वायर्ड होती है। आगे फ्लो रेगुलेटर है जो आहिस्ता आहिस्ता जो रिक्वायर्ड है कि कितनी देर बाद कितनी मकदार में आपने फूड प्रोवाइड करनी है ग्रोइंग बैक्टीरिया को। उसके बाद एक और एयर फिल्टर से वहाँ भी एयर आ रही है और ये जा रहा है जी कल्चर वेसल के अंदर। कल्चर वेसल में एक साइड के ऊपर उसने इनॉकुलेशन पोर्ट दिखाई हुई है, जहाँ से आपने इनॉकुलम, आपने जिन बैक्टीरिया को ग्रो करना है वो अपने कहाँ से दाखिल करना है उसकी अरेंजमेंट रखी गई होती है। आप यहाँ से उसके अंदर ये इनॉकुलम यानी जिन बैक्टीरिया को ग्रो करना है उनको दाखिल करेंगे। अब कल्चर वेसल में बहुत गौर से देखना है, जहाँ पे उसका वो लेवल शो किया गया है मीडियम का, उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर से उसने सैम्पलिंग आउटलेट दिया है कि आप वहाँ से सैम्पलिंग आउटलेट जो है वो ले सकते हैं। मज़ीद चेक कीजिएगा, नीचे इसने मैग्नेटिक स्टीयरिंग ऑपरेटर शो किया हुआ है। अब मैग्नेटिक स्टीयरिंग से आप वाकिफ हैं पहले से कि नहीं वाकिफ हैं? जी रेफरेंस पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ कहीं पे? बायोकेमिस्ट्री के रेफरेंस करके स्टीयरिंग करते। जी आपको जॉब क्लियर नहीं हुआ दोबारा? सर मैंने कहा इसके बारे में हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन नेम से तो यही शो रहा है कि नीचे से मैग्नेट को यूज करके उसके अंदर कोई सर ऐसा पार्टिकल होगा ना जो मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएगा, उसको हम स्टीयरिंग के लिए यूज कर सकते हैं नीचे से मैग्नेट को यूज करके। जी बिल्कुल ठीक है जी, आपने एक चीज को लॉजिकली समझने की कोशिश की है, नोट कीजिएगा। मैग्नेटिक स्टीयर जो है इंस्ट्रूमेंट है और उसके ऊपर आपने कल्चर वेसल रखी हुई है। अब इसके बहुत से मेथड होते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो कुछ रोटेटरी होते हैं और कुछ जस्ट शेकिंग होते हैं, और वो मैग्नेट को यूज करते हुए चीज को, मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हुए चीजों को, आमतौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए जाते हैं जो बहुत ज्यादा इजी हैं हैंडलिंग के लिहाज से। इसका मकसद है जो कि अगर एक चीज स्टैटिक है पड़ी हुई है तो उसमें रिएक्शन इतना फास्ट नहीं होगा। अगर आप चीज़ों को मुसलसल मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं। ये शेकिंग आप कर लीजिए, जो मैग्नेटिक स्टीयर है आप यूँ समझिए कि ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप उसको शेक कर रहे हैं मुसलसल ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए। मैं इसको मिसाल देता हूँ। आप फर्ज कीजिए कोई बायोकेमिकल टेस्ट कर रहे हैं, इससे आप बेंडिक टेस्ट कर रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ है मेरा ख्याल में बेंडिक टेस्ट, परफॉर्म भी किया होगा बायोकेमिस्ट्री में, याद है भूल चुका है? बेंडिक टेस्ट बहुत मशहूर हो गया, बेसिक टेस्ट है पढ़ा है लेकिन याद नहीं एग्जैक्टली कि उसमें क्या होता है। जी। और कोई चीज अगर अक्सा ये कह रही है तो फिर बाकी क्या कहेंगे? बाकी कहें हमें पढ़ा ही नहीं हुआ, हमने है कि नहीं? जी कोई बताना चाहता हो जी बेंडिक टेस्ट क्या होता है? सर प्रोटीन्स के लिए होता है ये। प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। जी ये उस्मान आपने क्या कहा दोबारा बताएं? सर प्रोटीन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है यूज। जी, और एक और भी जवाब आया था, किसी और ने क्या कहा था? सर मैंने कहा था कि प्रोटीन्स के लिए होता है शायद। सर रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए हम यूज करते हैं इसको। चलिए जी, 3 जवाब आए हैं, तीनों में से 2 गलत थे और 1 ठीक है। समिया ने दुरुस्त जवाब दिया है और बाकी दोनों का जवाब जो है वो टोटली गलत था, रॉन्ग था। प्रोटीन्स के लिए नहीं है ये टेस्ट, रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए है, इसमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज वगैरह शामिल है, उनके लिए टेस्ट। अब आप टेस्ट ट्यूब में गिवन सोल्यूशन लेते हैं, उसमें बेंडिक रिएजेंट डालते हैं और फिर उसको जब हीट करते हैं तो उसको कंटिन्यूस शेक करते रहते हैं। उसके 2 फायदे होते हैं, कंटिन्यूस शेक करने से हमें 2 फायदे हासिल होते हैं। एक तो रिएक्शन जल्दी हो जाता है और दूसरा वो ओवरफ्लो नहीं कर जाता। पर ये लेबोरेटरी टेक्निक्स के अंदर आता है।
जी। और यहाँ पे सैम्पलिंग आउटलेट है, सैम्पलिंग आउटलेट से और उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा स्पेंट कल्चर भी जो निकलता रहेगा। वेल ये जस्ट एक मॉडल की शक्ल में दिखाया गया, एक्चुअल जहाँ पे ग्रोथ हो रही होती है वो एग्जैक्ट ये शेप नहीं होती और वो ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ जस्ट उसकी डायग्राम शो की गई है कि ऐसे हो रहा है कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए, ताकि आप एक तरफ से इसको ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सब की सब दे रहे हैं, जो एयर प्रोवाइड करेंगे वो फिल्टर होगी और जो फालतू चीज़ें हैं उसमें सब निकालते भी जा रहे हैं, तो उस वक्त में कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहेगी। अगर आप इसमें से कोई एक काम नहीं करते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाए। पहले था जी जनरल बेसिक जो हमारा पॉइंट था उसके हवाले से ग्रोथ ऐसे होती कैसे है। एक लफ्ज़ जो आपकी बुक ने दिया हुआ है स्टेडी स्टेट ग्रोथ। अब जब ऐसा होगा, जब ये कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे जो बताई गई है यहाँ पे, तो उस वक्त बैक्टीरिया की ग्रोथ कंटिन्यूस हो जाएगी, मुसलसल होती रहेगी, प्रॉपर होती रहेगी। और अगर आप किसी खास प्रोडक्ट के लिए ऐसा करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है मोस्ट सूटेबल ग्रोथ होगी। यहाँ तक एक हिस्सा हमारा मुकम्मल है। सर इसमें इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखा जाता है, इस वजह से इसको स्टेडी स्टेट कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने सर ये कीमोस्टेट के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम जितने रेट के ऊपर ऐड कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट मतलब मीडिया, और उतने ही रेट उसी रेट पे हम इसको रिमूव भी कर रहे होते हैं जो स्पेंट मीडिया होता है कल्चर। तो सर टर्बीडोस्टैट में ऐसा नहीं होता, तो इसमें कांस्टेंट रेट रखने के लिए जितने मतलब रेट पे हम ऐड कर रहे हैं उतने ही रेट पे हमने इसको रिमूव भी करना होता है नीचे से, ताकि रेट कांस्टेंट रहे। इस वजह से इसको स्टेडी स्टेट कहा जाता है। आपने डिस्क्रिप्शन जो की है, आपने डिस्क्रिप्शन और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है दोनों को मिक्स कर दिया है। डिस्क्रिप्शन की हद तक आपकी बात ठीक थी, लेकिन आपने कुछ चीज़ों को थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया है। पर अभी सर वो दोनों आते जी हैं कि स्टेडी स्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रेट को हमने इन्वायरमेंट कांस्टेंट रखना होता है कल्चर का। तो सर ये कीमोस्टेट तो एक सिस्टम है ना जिसके अंदर मतलब हम इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखने के लिए कंटिन्यूस कल्चर को मेंटेन करने के लिए ऊपर से कंटिन्यूसली ऐड करते हैं और उसी रेट पे हम इसको रिमूव भी कर रहे होते ठीक है, यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और और सर टर्बीडोस्टैट में मैंने पढ़ा था कि उसमें हम रिमूव नहीं करते, उसमें हम डाइल्यूट करते हैं, क्योंकि जिसमें हम जितने उसको कांस्टेंट हमने इन्वायरमेंट रखना होता है वो कांस्टेंट हम मेंटेन करते हैं डाइल्यूशन करके। जितना हम सेल ऐड ऊपर से करी जा रहे हैं, मटेरियल सेल की डेंसिटी अगर इंक्रीज करी है तो हम साथ साथ उसको उतना डाइल्यूट भी करते जाएंगे, ताकि जो है ना वो वहाँ पे कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो जाए। अगर बहुत ज्यादा सेल की टर्बिडिटी अगर सोल्यूशन की ज्यादा होगी कल्चर की, या सेल डेंसिटी टर्बिडिटी एक ही बात है, तो सेल डेंसिटी अगर ज्यादा हो गई है तो हम डाइल्यूशन भी ज्यादा कर देंगे ताकि वो उसको कांस्टेंट कर दे। अगर टर्बिडिटी लो है तो हम डाइल्यूशन भी कम करेंगे ताकि वो कांस्टेंट रहे। ये हाँ पॉइंट मैंने पढ़ा था। जी, यहाँ तक जो ये बात कही यहाँ तक आपकी बात ठीक है, लेकिन अब इसमें डिफरेंस नोट करना है कि जो नाम रखने की रीजन है वो और है, जो नाम रखे गए हैं वो किसी और वजह से रखे गए होंगे। जो पहला मेथड है इसमें आप स्पेंट मीडियम को और फालतू चीज़ों को रिमूव करते जा रहे हैं, जबकि जो ट्रिब्यूटल मेथड है वो मेथड इस बेस पर रखा गया है कि आप वहाँ पे जहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ट्रिब्यूटल चूंकि अभी आगे जो आपके आएंगे मेरे ख्याल में कि आपने चेक करना है कि बैक्टीरिया कितने हैं, ज़्यादा हो गए हैं, कम हो गए हैं, कितने चल रहे हैं, उसको चेक करने के आगे बहुत से मेथड हैं, जिनमें से एक ये वाला भी है जो ट्रिब्यूटल के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि कोई चीज़। मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ। ट्रिब्यूटल जो कि कॉमन आम लाइफ से बिलोंग करती है। जी, मैं एग्जांपल देना चाह देते रहा हैं। हूँ जी, बहुत आम सी मिसाल है। अ, हमारे यहाँ का मतलब हम पाकिस्तान और ख़ासतौर पर पंजाब की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लोग मिठाई बहुत शौक से खाते हैं, ऐसा ही है कि नहीं? जी सर खाते हैं। और सूरत हाल ये है कि किसी का अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तब मिठाई, किसी की शादी हो रही है तब मिठाई, कोई और खुशी की बात हो तो उस पर मिठाई। आपके ख्याल में ये अच्छी बात है, बुरी बात है? सर नहीं होना चाहिए। चलें सुन सर लीजिए। नुकसान ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल सुन लीजिए, याद रखिए कि जो मिठाइयाँ और जिस तरह से मिठाइयाँ हमारे यहाँ बन रही हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है सेहत के लिए। और ऐसे लोग घरों में भी मेजॉरिटी लोग बहुत ज़्यादा शौक से मीठा खा रहे होते हैं। और जो चीज़ सोचने वाली है, ग़ालिबन में किसी और क्लास में बात हो रही थी
कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी इंतहाई बेवकूफ़ और जाहिल लोगों पर मुश्तमिल है। उर्दू का मुहावरा है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। लोगों को पता है कि चीनी खाने से, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से, मिठाई खाने से आखिरकार क्या रिजल्ट निकलेगा, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे। अगर किसी को अगर मिठाई खुशी के मौके पे मीठे सुन लोग ले मुंह बना बात लेते हैं कि हाँ वही है ना कि अगर आप किसी को फर्ज कर कुछ किसी का कोई अच्छी बात है, आप मिठाई लेके जाते हैं तो वो कहते लो जी है ना साड़ा खुशी साड़ी खुशी है। सुन लीजिए कि अगर आप मिठाई खा रहे हैं, किसी घर मिठाई लेके जा रहे हैं, तो समझिए आप उसको जहर का तोहफा दे रहे हैं। ये मेरी वर्ड है। क्या खाना चाहिए? खुशी के मौके पे हमें फल खाने चाहिए। नेचुरल नेचुरल मीठा नुकसान नहीं देता है। स्वाइस किया कि आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीठे वाला फल ज़्यादा मकदार में खा लें, जैसे मैंगो है। अगर अगर आप आम एक फल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्राइस कम है उसकी और वो बहुत सेहत के लिए मुफीद है। मिठाई इंतहाई खतरनाक है और पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग शुगर के पेशेंट हैं। सोच लें ज़रा, 1 करोड़ लोग शुगर के पेशेंट हैं पाकिस्तान में, और लोग मिठाई खाने से फिर बाज नहीं आते हैं। और शायद पता हो, मैंने क्लास में कई बार बताया मिठाई बनती कैसे। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ जी। जो बात हो रही थी कि कुछ लोग घरों में जब चीनी को, बल्कि आप चीनी दूध में डाल के हल करना चाह रहे हैं, तो ठंडे दूध में आप डालेंगे चीनी हल नहीं होगी, देर लगाएगी। लोग क्या करते हैं, चीनी को पानी में हल करके रख देते हैं, ताकि जब किसी चीज़ में डालनी हो तो उसको शीरा कहते हैं उनमें, शीरा डालेंगे और वो जल्दी से वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप शीरा बना के रखते हैं तो गौर कीजिएगा, अगर वो ज़्यादा दिन तक पड़ा रहे तो वो ख़राब हो जाता है, शीरा भी ख़राब हो जाता है। उसकी रीज़न, उसमें आम में कहते हैं उसमें जाला पड़ गया। और रीज़न क्या होती है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंगस जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को टॉलरेट कर सकते हैं, उसके अंदर ग्रो होना शुरू हो जाए। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को चीज़ें जो टॉलरेट कर सकती हैं, वो भी उसके अंदर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो ग्रो होंगे तो वो जो सोल्यूशन जो आपने बनाया वो क्लियर नहीं रहेगा, बल्कि वो टर्बिड हो जाएगा। मैं वो टर्बिडिक मेथड को बात कर रहा था। इसका मतलब है कि हम टर्बिडिटी को मेजर करके बता सकते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया कम है तो कहना है ज़्यादा है किस तरह, वो उस रेफरेंस से है। और उसी लिहाज से उसकी वो डायरेक्शन को चेंज करके ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। बल ये था जी वो मेथड जिसका ताल्लुक है आपके सेल्स के साथ। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ जैसे ये अगर डिस्कस हो गया वो टाइम हमारा खत्म हो रहा है, ये कोई ओनली लास्ट मिनट। ये मुझे इस वक्त 25 स्टूडेंट शो हो रहे हैं और 21 आप लोगों की अटेंडेंस 21 मुझे नजर आ रही है। अगर किसी ने हाजिरी लगाई तो अपनी हाजिरी जल्दी से लगा लीजिए। ट्वेंटी वन चैट्स में नजर आ रहे हैं जो मुझे, जबकि लोग 25 प्रेजेंट हैं क्लास में।